तो पहले तो कैसे हो डॉक्टर प्रतीक बारई। यस, बढ़िया। हेलो गाइस। तो आज कुछ क्वेरीज थी मेरी, फिटनेस हेल्थ रिलेटेड एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी। तो एक एक करके पूछते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम रखते हैं, दैट इज फिटनेस। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिटनेस ये वर्ड तो बहुत है, इसकी गूगल डेफिनेशन भी बहुत सारी है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? फिटनेस, इसकी डेफिनेशन आज के ज़माने में करना, रीडिफाइन करना स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया, मूवीज या जो भी स्टिग्मा है उसके कारण सबको यही पता है कि सिक्स पैक्स या बिग मसल्स, दैट इज फिटनेस। बट फिटनेस का एग्जैक्ट रीडिफाइन अगर करना चाहूंगा मैं, तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी सिचुएशन को या कोई भी लाइफ में मोमेंट को आप कितना स्ट्रेस लेस, विदाउट स्ट्रेस आप इंजॉय कर सकते हो, आपकी बॉडी उसको सपोर्ट कर सकती है लाइफ के रिलेटेड, उसे फिटनेस कहेंगे। ओके। तो लाइफ में कोई भी मोमेंट हो, कोई भी चीज आपको करनी हो, आपकी बॉडी कितना इजीली आपको वो चीज सपोर्ट करती है, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट मेंटल प्रेशर एंड फिजिकल प्रेशर बोथ। तो मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर कैसे आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है, वो फिटनेस डिफाइन करेगा आपका। तो आपने जैसा बोला कि मेंटल और फिजिकल ये दोनों लेवल पे फिट रहना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि फिजिकली फिट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, लाइक जिनकी जिनका वेट कम रहता है पर वो फिट नहीं दिखते, या फिर वो स्किनी फैट होते हैं। कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है पर वो फिट दिखते हैं। तो ये क्या है? इसका मेरे को प्रिसाइज आंसर नहीं मिला। तो एक आइडल वेट आइडल हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए? और ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोगों का वेट कम होता है पर वो फैट दिखते हैं, और वे कुछ बहुत लोगों का जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह उनका वेट ज़्यादा रहता है पर वो फैट नहीं दिखते? तो ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपन फोकस करते हैं वेट मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स नाम की चीज होती है जो डिफाइन करती है कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। ये आपको मिल जाएगा गूगल पे, आपके हाइट के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पहले बीएमआई में आपकी रेंज में आपका वेट आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मसल फैट परसेंटेज, बॉडी मास इंडेक्स रेशोज। तो सिर्फ वेट टारगेट रेंज में रहना, ये कभी भी, ये पहला टारगेट होना चाहिए, बट सिर्फ वही टारगेट नहीं। अगर आप वेट टारगेट में लाते हो उसके बाद आपको मसल और फैट का बॉडी में क्या रेशो होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोगों का नॉर्मली फैट का वेट ज्यादा होता है और मसल का वेट कम होता है। भले ही वो बीएमआई के हिसाब से प्रॉपर उनके हाइट के हिसाब से अगर वेट होगा, बट अगर ये रेशो भी अगर वो टारगेट में नहीं ला पाएंगे तो वो फिटनेस से थोड़ा और कम ही रहेंगे। तो फिटनेस रिलेटेड आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले तो आप बीएमआई में आपका वेट लाइए, फिर उसके बाद आप मसल फैट रेशो पे वर्क कीजिए। ये आप साथ में स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मैं आज उसमें भी डिटेल जाऊंगा आपको उसके रिलेटेड भी। तो वेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस करना, फैट लॉस करना। तो डेफिनेटली जो हाई कैलोरी डाइट, या सबसे स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो डाइट में आपको शुगर पूरी तरह से कट डाउन करना चाहिए। ठीक है, राइस, पोटैटो, ये दो चीजें ऐसी है जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आप दो चीजें लोगे, दोनों में खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितने जल्दी बढ़ता है। दोनों में कैलोरी वैल्यू या एनर्जी सेम होगी, बट एक से विद इन 15 मिनट्स आपका ब्लड शुगर रेज होगा और एक से विद इन 4 आवर आपका ब्लड शुगर रेज होगा, दोनों में सेम होगा। बट जो कम ड्यूरेशन में शुगर रेस करेगा, बॉडी उतना ही हार्मोनल रिस्पॉन्स करेंगी, इंसुलिन सिक्रेशन या ये सब चीजें करेगी। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू या हाई ग्लाइसेमिक वैल्यू के जो फूड्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया शुगर सबसे हाई गिला है, उसके बाद आएगा राइस, पोटैटो और इनसे बनने वाली चीजें जैसे पोहा, इडली, डोसा या फिर जो भी इनसे बनता है। फ्रूट्स में जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स है वो है सीताफल, मैंगो, चीकू, पपया, केला। ये सब फ्रूट्स भी आते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली
फ्रूट्स में आते हैं। तो ये सब चीजों के सेवन जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो माइंड में आपको बताना चाहूंगा मैं कि वेट लॉस, लोग कहते हैं कि मैं जिम जाऊंगा या फिर मैं वॉक करता हूं बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो वेट लॉस ये एक्सरसाइज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वेट लॉस ये टोटली डाइट पे डिपेंड है। एक्सरसाइज या ये सब चीजें ये स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाएगा, बट वेट लॉस एंड स्टेमिना ये दोनों टोटली डिफरेंट थिंग्स है। वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अभी स्पेसिफिकली मैं आपको वेट लॉस के बारे में बता रहा हूँ। तो वेट लॉस के लिए आपको ये चीजों का क्विट करना डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे निगेटिव तभी जाएंगे जब आपकी खर्चा ज्यादा होगा आपके इनकम से। तो आपके बॉडी का यूटिलाइजेशन ज्यादा रहेगा और इनटेक कम रहेगा, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो यूटिलाइजेशन आप एक्सरसाइज या इससे मैक्सिमम 250 या 300 350 किलो कैलोरीज बर्न करोगे आप अगर एक्सरसाइज भी करोगे तो। बट आपकी खुद बॉडी 24 घंटे में आप एक जगह भी बैठे रहोगे तो सांस लेते हो, हार्ट बीट्स चलती है, ब्रेन चलता है, मोर देन 1200 किलो कैलोरीज ये बॉडी ऑलरेडी 24 घंटे में बर्न करती है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी। और इवन आप स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस जिम में या जो भी कुछ करोगे तो मैक्स टू मैक्स आप 4 घंटे भी एक्सरसाइज करते हो तो 350 किलो कैलोरीज के ऊपर बर्न नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ही खुद ऑलरेडी 1200 से ज्यादा किलो कैलोरीज बर्न करती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ये जो कैलकुलेशन है तो आपको डाइट जो है उसमें कैलोरीज कट डाउन करना पड़ेगा 1200 के नीचे, डिपेंडिंग ऑन ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक के वेट के लिए, हर एक के एज के रिलेटेड ये अलग रहेगा, हर एक के वर्क प्रोफेशन रिलेटेड अलग रहेगा। तो लेबरर जो मैक्सिमम फिजिकल वर्कर्स है उनकी आप देख सकते हो स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहती है उनका अंडरवेट रहने के बाद भी। जो आपने बोला स्ट्रेंथ वर्ड, उस पर मैं आऊंगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है अंडरवेट होने के बाद भी, क्योंकि उनका कैलोरी यूटिलाइजेशन बॉडी में डेली वो कंटिन्यूस फिजिकल वर्क करते हैं और डाइट में बहुत कम फैट या बहुत कम चीजें लो कैलोरीफिक वैल्यू लेते हैं। तो अल्टीमेटली वेट लॉस का यही सीधा सीधा है। तो डाइट जब तक आप नहीं करोगे 80% वेट लॉस डिपेंड्स ऑन डाइट एंड 20% ऑन एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कम खाना चाहिए, बट अगर आप ये चीजें स्ट्रिक्टली स्किप करोगे, मैंने भी मेरा वेट लॉस किया हूँ, मैंने वीडियो डाला हूँ यूट्यूब पे, आपने देखा ही होगा सब लोगों ने वेट लॉस रिलेटेड। तो मैं पर्टिकुलर एडवाइस नहीं करूंगा कि स्ट्रिक्ट कीटो डाइट करिए, स्ट्रिक्ट ये डाइट करिए, बट बहुत सारे डाइट पैटर्न्स अलग अलग अवेलेबल है। बट जो मैंने सिंपल वे बताया हो, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस भी किया हूँ, स्टडी भी किया हूँ, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है वो सब चीजें एज अ मेडिकल प्रोफेशनल वो भी बता रहा हूँ। और इससे बेटर रहेगा कि आप ये चीजें जो मैंने फॉलो किया बट इसमें कंसिस्टेंसी रखिए। लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप, तो ये डाइट रिलेटेड जब तक आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो और इसका ड्यूरेशन कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 5 to 6 months, आप समझ ही जाओगे। आपको 1-2 महीने में आपको खुद में डिफरेंस फील होना चालू होगा। बट हाँ, जब भी आप ये डाइट फॉलो करते हो तो आपको शायद 1 month तक तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके बॉडी को हाई कार्बोहाइड्रेट की आदत रहती है। तो उसके कारण आप बॉडी का एनर्जी सोर्स थोड़ा कट डाउन कर रहे हो, तो बॉडी को वो फ्यूल जो यूटिलाइज करती है उसको शिफ्ट करने के लिए थोड़ा तकलीफ लगता है। तो ये ट्रांजिशन फेज में मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए। तो लोग क्या करते हैं, बहुत कम खाते हैं और वीकनेस फील करते हैं। तो रादर देन वीकनेस फील करने से बेटर है अगर आप हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाओगे, तो आपके बॉडी को अगर कंटिन्यूस एनर्जी मिलते रहेगी जो लॉन्ग टर्म वाले ऑब्वियस जो मैंने चीजें बताई वो छोड़ के, सलाद है, फ्रूट्स है, जो बाकी फ्रूट्स है मैंने जो बोले वो एनलिस्टेड वो छोड़ के, ठीक है। इवन मैंने आपको रोटी भी क्विट करने को नहीं कहा है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लोग कार्बोहाइड्रेट जीरो करने का प्रयास करते हैं जिसके कारण तकलीफ होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी नहीं है कि आप जीरो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करो। तो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो अगर आप 1.5 से 2 रोटी खाते हो तो इनफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इवन आप फाइबर्स फ्रूट्स भी लेते हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, बाकी प्रोटीन्स एंड फाइबर्स मिलते हैं।
तो आप अगर ये बैलेंस रखोगे आपके डाइट में, ये चीजें क्विट करोगे, तो आपको गिन गिन के कैलोरीज, गिन गिन के प्रोटीन्स, गिन गिन के खाने में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने खुद भी कभी फॉलो नहीं किया कि हर एक चीजें बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। इवन मैं रिसेंटली मिलिंद सोमन से भी मिला हूँ, उसका भी फोटो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया हूँ, उनका एज 60 है, उनसे बहुत कुछ चीजें मैंने सवाल पूछे, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस लाइफ टाइम शेयर किया कि वो भी कभी जिम में नहीं गए बोले पूरे लाइफ में, और प्रोटीन शेक या प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस उन्होंने भी फॉलो नहीं किए हैं। वो बोल रहे कि जरूरत नहीं है, ह्यूमन बॉडी यूनिवर्स में अकेली ऐसी चीज है जो सभी चीज खा सकती है। सभी चीज, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं बना है जो सभी चीज खा सके। ह्यूमन अकेली चीज है जो सभी चीज खाते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करोगे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी रखिए, एवरी 3 to 4 आवरली कुछ मील्स खाइए, और डाइट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खाते हो तो खाने में और सोने में गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सोते हो तो खाने में और सोने में एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स की गैप होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग जो फिटनेस फ्रीक्स है या जो हाई लेवल के है, जैसे मिलिंद सोमन जी, उन्होंने कहा है कि 6 PM के पहले खाना चाहिए, सनसेट के पहले, और सोने में और खाने में काफी लंबा गैप होना चाहिए, उनका रिकमेंडेशन है। तो ये सिंपल चीजें हैं, फॉलो करोगे आप, जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे, तो बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी में जो मेलाटोनिन और बाकी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो नेचर के साथ आप मिक्स करोगे, तो आपका वेट लॉस रिजल्ट्स काफी अच्छे से मिलेगा आपको। हाँ, तो ये तो आपने वेट लॉस के बारे में बता दिया, जिससे कि बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला कि क्यों जो है मतलब बहुत लोगों का वेट कम रहता है पर स्ट्रेंथ भी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, रेशो वगैरह एंड ऑल दैट। आपने और एक चीज़ बोली थी कि स्टेमिना, कि लाइक इसको शायद मैंने सुना था इंडोरेंस भी बोलते हैं शायद, या फिर ये अलग अलग चीज़ें या सेम है, वो भी उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? और स्टेमिना इंडोरेंस ये क्या रहता है, लाइक मतलब अपन एक चीज़ करते लाइक बहुत कोई लोग बहुत हेवी उठा सकते हैं पर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या रहता है, उसका डिफरेंस क्या रहता है, और वो क्या डिफरेंस है, वो भी आपका ओपिनियन इसमें जानना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है स्टेमिना, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बहुत सारे आप देखे होंगे जो बहुत फैटी रहते हैं बट काफी अच्छे डांसर्स हैं, काफी अच्छे से कर पाते हैं सब चीजें, तो उनका स्टेमिना अच्छा रहता है। और दूसरा आपने बोला कि अंडर वेट रहते हैं या बहुत कम रहते हैं, बट बहुत सारी चीजें स्ट्रेंथ उनका बहुत हाई रहता है, बहुत हेवी चीजें। जैसे आप देखोगे जो पहाड़ी रीजन में रहते हैं, या हिमाचल या उत्तराखंड में रहते हैं, जो देवस्थान है जहाँ पे लोगों को उठा के लेके जाते बॉडी पे, दूसरा आदमी एक पूरा 60 किलो का भी नहीं होगा, वो आदमी दूसरे 80 to 90 किलो के बंदे को पीठ पे लेके पूरा पहाड़ चढ़ता है। तो ये है स्टेमिना। तो स्टेमिना मतलब मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ, लिगामेंट स्ट्रेन, ये सब चीजें हार्ट का और लंग का उनको सपोर्ट। तो स्टेमिना जो रहता है वो कंसिस्टेंसी फिजिकल वर्कआउट से आता है। तो जरूरी नहीं कि ये जिम में ही जाके आएगा। जिम में जाके अगर आप हर एक मसल को ट्रेन करते हो तो वो मसल स्ट्रांग होती है, बट जिनके मसल्स बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वो दौड़ पाएंगे बहुत ज्यादा। अगर मैं दो इंसान रहूंगा जिनका स्ट्रेंथ अच्छा है और जिसका सिर्फ मसल बल्क अच्छा है, और दोनों में अगर स्ट्रेंथ कंपैरिजन करता हूँ, अगर दूसरे का स्ट्रेंथ अच्छा होगा जिसका मसल कम है, ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि छोटा बंदा उठ, तो वो हिल स्टेशन में डेली कंसिस्टेंटली वो हिल्स पे चल रहा है, डेली कंसिस्टेंटली उसको हार्ट और सभी मसल्स को वो दे रहा है कोऑर्डिनेशन। ये फंक्शनल ट्रेनिंग नाम का पोर्शन होता है। फंक्शनल एक्सरसाइजेस मतलब एक साथ मल्टीपल मसल्स यूज करना, जो कि नॉर्मल लाइफ में हर एक डेली एक्टिविटी में यूज होता है। और अगर पर्टिकुलरली आप जिम में कोई सिंगल मसल को ट्रेन करते हो तो वो नेचुरली मसल्स या ह्यूमन बॉडी उसके लिए नहीं बना है। बट आप अगर फोकस करोगे तो जिम में भी आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम इज नॉट रिकमेंडेड, बट जिम या डेली लाइफ कहीं पे भी करिए, बट आपको अगर स्टेमिना में वर्क करना है तो आपको फंक्शनल ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फंक्शनल ट्रेनिंग के एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा, रनिंग है, स्क्वाटिंग है, स्क्वाटिंग बैठना उठना, ठीक है, जमीन पे बैठ के जमीन से खड़े होना, ये डेली एक्टिविटी है जो अगर आप
एटलीस्ट समय निकाल के करोगे तो भी जरूर है। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको अलग से 1 घंटे का समय निकालना, जो आज के लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है सब लोगों का, कि अरे मैंने जिम लगाया बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ 3 दिन से 4 दिन से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई 1 घंटा ही अलग से निकाल के जाना है। आप डेली एक्टिव में बैठे हो, अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अपन जस्ट काफ को एक्सरसाइज दे सकते हैं। स्टैंड होके कहीं पे आप ज्यादा देर तक स्टैंडिंग हो तो स्टैंडिंग में आप काफ मसल्स को कर सकते हो स्ट्रेन। बीच में समय मिलता है तो आप फंक्शनल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल मसल्स यूज करते हो नॉर्मल मूवमेंट्स में। ठीक है, तो क्रिकेट हो गया या फिर गोल्फ शॉट्स हो गए, तो ये जो मूवमेंट्स है इसमें भी आप कोर मसल्स यूज करते हो। तो ये अगर आप यूज करोगे कंसिस्टेंटली तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो उसके लिए रनिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो आप जिसमें मल्टीपल मसल कोऑर्डिनेशन होता है। तो मसल कोऑर्डिनेशन के लिए माइंड मसल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक आप कोई एक्टिविटी में पॉजिटिवली इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपका माइंड मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं होगा। तो इसके लिए स्पोर्ट्स काफी अच्छा जरिया है जिससे आप खुद को इन्वॉल्व रख सकते हो। कोई भी आपके पसंदीदा आप स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बैडमिंटन हो गया, क्योंकि आप जब तक वो चीज में इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिम चालू कर देते हैं बट उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो पैसिव हो जाता है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसी आप कोई चीज चूज करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। जिम भी हो सकता है, बैडमिंटन भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकता है, बट आप वो चीज फील कर रहे हो करते समय, तो आप उसको हर चीज हर रोज रिपीट करोगे, क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है, ना कि आप बर्डन लेके कर रहे हो। तो आपका मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ेगा वो चीज करने के लिए, बल्कि आप वो चीज एंजॉय करोगे। उसके कारण आपका माइंड मसल कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं अपन, वो चीज इंप्रूव होगा। और उसके कारण आपका हर एक मसल का स्ट्रेंथ, बॉडी को सपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। तो ये अल्टीमेटली राज है स्टेमिना बढ़ाने का, स्ट्रेंथ बढ़ाने का, जो मैंने बताया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट बहुत कम है बट स्ट्रेंथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना है। 60 किलो का बंदा 80-90 किलो का वजन उठा रहा है। तो जरूर नहीं कि ये सब चीजें सिर्फ डेडलिफ्ट या ये रिकमेंड करूंगा। आप डेली रूटीन में जो एक्टिविटी करते हो वो करिए। आपका जो वीकनेस होगा आप वहां से स्टार्ट करिए। अगर आपको नी जॉइंट में पेन है तो हर रोज नी जॉइंट के लिए वर्कआउट करिए, डेली डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए। मेडिकली भी ये रिकमेंड किया जाता है कि जो जॉइंट्स का आर्थराइटिस हुआ है उनकी एक्सरसाइज होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का जॉइंट या ये रिलेटेड प्रॉब्लम जो है एज। दूसरा क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से एज में क्या एक्सरसाइज चालू करना चाहिए। तो एज इज जस्ट अ नंबर। सभी एज में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इवन बहुत सारे ऐसे फिटनेस फ्रीक लोग हैं या जो जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, जैसे मिलिंद सोमन जिनसे अभी मिला, उनका एज 60 है। उन्होंने बताया कि उनका इंस्पिरेशन उनकी मम्मी है जिनका एज 82 है, और वो आज भी स्कीपिंग करती है। स्कीपिंग मतलब जंप लेना पड़ता है। 82 एज में आप इमेजिन करो कि वो स्कीपिंग कर रही है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो तो एज जस्ट अ नंबर। आप कंसिस्टेंसी रखोगे, बॉडी को ट्रेन करोगे तो बॉडी सपोर्ट करेगी। मिलिंद सोमन एट द एज ऑफ 60 इतना फिट है, बट उन्होंने ये 50 साल से किया है, मतलब मोर देन 5 डिकेड्स डेली कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज द की फॉर स्टेमिना। आपकी बॉडी जैसे सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे रखिए। और दूसरी एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आप स्टेमिना बढ़ाने के लिए जब भी आप करते हो तो बहुत बार होता है कि मसल इंजरी, जॉइंट इंजरी होती है। तो इसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से अगर कंसिस्टेंसी रखोगे और धीरे धीरे स्टेप अप करोगे तो आपको खुद ही आपका माइंड मसल कोऑर्डिनेशन इतना बढ़ेगा कि आप कोई भी इंजरी के पहले ही जज कर पाओगे प्री सेकंड्स में कि आपको क्या इंजरी हो सकती है, और आप वो मूवमेंट स्टॉप करोगे। आप हर एक बॉडी के पार्ट्स को आप फील करना चालू करोगे, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो जो मैंने बताया। तो वो सब चीजें आप इंजरी का रिडक्शन भी कम कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी रखिए और स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाइए। तो आपने बहुत सारा बताया, लाइक स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस होता है वेट लॉस के बाद स्टेमिना बढ़ाने में, और बहुत सारी चीज़ें।
जिससे कि बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि हम लाइक 80 के एज में भी स्किपिंग्स वगैरह कर सकते हैं, फिजिकली फुल्ली फिट रह सकते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि ये फिजिकल फिटनेस तो हो गया, पर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे लाइक जो फिजिकली फिट है, बट उनका मन नहीं लगता काम में, या फिर लाइक वो मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। जनरली ये मैंने स्टेरॉइड्स लेने वाले बॉडी बिल्डर्स के साथ देखा है। पर जो स्टेरॉइड्स नहीं भी ले रहे, वो भी लाइक कभी कभी फिजिकली फिट दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, बट मेंटली वो डाउन रहते हैं, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है। इसमें सराउंडिंग्स वगैरह भी एक रीज़न रहता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है फैमिली रिलेशनशिप्स में। बट रेदर देन इसको उसको अगर अपन साइड में रखते, तो इसका फिजिकल हेल्थ से क्या रिलेशन है, और क्या ये इंटरडिपेंडेंट है? ऐसा भी हो सकता है कोई मेंटली फिट है बट फिजिकली फिट नहीं है, या फिर फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, उसको सब पता है, पर मेंटली वो 5 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकता। और मेडिटेशन का क्या रोल है, एक मेडिटेशन कामनेस, और इसमें इनके बीच में हमको एक को चूज करना चाहिए या बैलेंस करना चाहिए? आपने बताया था कि बैलेंस करना चाहिए, पर बहुत सारे लोग एक को ही चूज उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे कि कोई फिटनेस करेगा तो फिजिकली फिट होगा, पर उस वो मेंटल पे कुछ भी ध्यान नहीं देगा। कोई मेंटली में एकदम मास्टरी कर लेगा, पर वो फिजिकली पे ध्यान नहीं देगा, तो उसमें जो बेसिक मसल रहनी चाहिए वो भी नहीं रहती, बहुत ही ज्यादा वो स्किनी रहते हैं। तो कैसे हम बैलेंस करें, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है मेंटली फिट रहने आज का टॉपिक ही हमने चालू किया था फिटनेस के डेफिनेशन से, और तभी मैंने बताया था कि फिटनेस की डेफिनेशन में मेंटल एंड फिजिकल बोथ शुड बी देयर। साउंड माइंड रिमेन्स इन साउंड बॉडी, ये आपने सुना होगा। में? ठीक है, तो आपको अगर दिमाग शार्प रखना है तो बॉडी फिट रखना पड़ेगा। आप मेंटली आज के जमाने में देख रहे हो स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, तो डेफिनेटली आज के जमाने में स्ट्रेस बड़ा है। बट आप बच्चों से अगर बात करता हूँ मैं, आज के जमाने में बच्चे भी बोलते कि मुझे स्ट्रेस आ रहा है। जब मैं बच्चा था तब मैंने हार्डली कभी स्ट्रेस रिलेटेड वर्ड सुना था या कभी एक्सप्रेस किया था। आज के बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स में स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओल्ड एज में लोनलीनेस बढ़ रहा है, नींद में आने का प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पे कभी टॉपिक डिस्कस नहीं होता है, या कभी डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं किया जाता है, या फिर आप कभी वर्क नहीं करते उसके बारे में। आप ब्लड रिपोर्ट से कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जज करके उसको कम कर सकते हो, बट मेंटल स्ट्रेस डिटेक्ट करके उसमें वर्क करना शायद आज भी बहुत हम पीछे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा स्ट्रेस पे। Okay. तो स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे के डिस्कस करना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना जो है अलग अलग वेज है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है, मैं कहूंगा कि ये हर एक बंदे ने अपने हिसाब से सब्जेक्टिवली चूज करना चाहिए कि उसके रिलेटेड क्या है। ऐसा कुछ वे नहीं है कि यही सही रास्ता है या वही सही रास्ता है। तो आपके लिए क्या सही रास्ता है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसमें कंसिस्टेंसी बना के उसमें मास्टरी करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करिए, खुद पे फोकस करिए। तो मेडिटेशन का मेन मोटिव जो है वो है कि आप सभी चीजें फॉरगॉट हो गए, कोई एक चीज पे आपका कंसंट्रेशन बढ़े। ये आप पेंटिंग से भी कर सकते हो, अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। आप सिंगिंग से भी कर सकते हो। आप समुंदर किनारे जाके बैठ के सिर्फ लहरें एंजॉय कर सकते हो। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स, स्काई, सनराइज देख के भी कर सकते हो। आप चेस खेल के भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप वो चीज जब करते हो तब आपको वो चीज के बारे में, जब आप करते हो तो आपको पूरी दुनिया का कुछ भी चीज आपके ध्यान में नहीं रहेगी ना, आपका मोबाइल ध्यान में रहेगा। ये मोबाइल सबसे वर्स्ट थिंग जो आज मैं कहूंगा स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, ये है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल से कंपैरिजन होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा मेरे बारे में सोचेगा कि ये डॉक्टर है, ये चीजें अचीव कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, जिससे उसका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। तो जब दो इंसान में कंपैरिजन आता है तब स्ट्रेस बढ़ता है।
कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। मैं कल कैसा था, मैं आज कैसे हूँ, मुझे क्या ड्रॉबैक्स है, मुझ में क्या इंप्रूवमेंट करना है। हर एक बंदा अलग अलग है, हर एक इंसान अलग अलग है, तो उसने खुद से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों से वो सीख सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे लोगों से कुछ सीखना नहीं चाहिए, बट दूसरे लोगों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कि माइंड की लिमिट खुद ही बना दी है। बराबर। तो सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था कि आप जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी दो चीजें चाहते हो, कौन सी दो चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक था फिटनेस, दूसरा था फैमिली। सेकंड सवाल था कि आप ये दो चीजों के लिए डेली कितना समय देते हो, जो कि ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने 0, 5 मिनट्स, 1 आवर किया था। तो आपके लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, जो है फिटनेस हम्म। और दूसरी है फैमिली। तो आप अगर प्रायोरिटीज करोगे और इनको हर रोज समय दोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट में इंसान खुद का गुलाम खुद बन चुका है, खुद ही सेट करता है कि मुझे ये टारगेट है। तो आप जो टारगेट देते हो उसमें थोड़ा समय टारगेट आप इन दो चीजों के लिए भी देंगे तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आफ्टर हार्ट अटैक सभी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सेम जॉब, सेम सब चीजें। और यही चीजें जब मैं उनको पहले बताने का प्रयास किया था तो वो बोल रहे थे कि सर पॉसिबल नहीं है। ओके। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया कि इंसान खड्डे में गिरने के बाद ही चीजें क्यों सीखता है। ओके। आप पहले भी सीख सकते हो वही चीजें, वही इंसान, सब लाइफ सेम, बट उसने प्रायोरिटाइज किया, और वो जब प्रायोरिटाइज करता है तो अपने आप समय निकलता है। ओके। बराबर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को प्रायोरिटाइज करिए। आप खुद को, आपको रास्ते मिलते जाएंगे कि आप स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हो। जो इंसान आपको स्ट्रेस देता है, ना मिलिए उनसे, ना कहना सीखिए नो। ये जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे आज के जमाने में, तब तक आप स्ट्रेस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते, कहाँ है वो सोचने वाले लोग। आप खुद ही आपके माइंड में डिसाइड करते हो कि ये लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अरे उनको उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे। तो आप अपने बारे में सोचिए, वो क्या सोचेंगे वो उनका काम है सोचना। आपका काम है आपको खुद के बारे में सोच के समय निकाल के खुद के बारे में फिटनेस रहना। तो अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो या जिससे आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, ना, नो, ठीक है। और वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ के लिए टाइम नहीं है, ये तो समय उनके पास नहीं है जो लेबरर है। हाँ। खाने के लिए उनको काम करना ही करना है। बराबर। आप अगर आधा घंटा आप जो वर्क कर रहे हो उससे समय निकल के खुद का कर रहे हो, तो आप भूखे पेट सोओगे, आपको खाने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन है आपके पास, तो मैं कहूंगा कि आप कंटिन्यू करिए वर्क, या ओवर टाइम करिए। बट अगर आप अच्छा कमा रहे हो, हाँ। जिससे आप सफिशिएंट हैप्पी लाइफ जी सकते हो, आपके डेली सब चीजें है, तो थोड़ा समय कम करके, अपने वर्क पे प्रेशर कम करके खुद के हेल्थ रिलेटेड समय निकालिएगा। और जब तक आप टाइम नहीं निकालोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंसिस्टेंसी मैंने बताया, स्लेवरी मैंने बताया, मतलब खुद के माइंड के खुद गुलाम बने हो आप तो बॉस हो आपके लाइफ में, आप कमा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, और आप बॉस होने के बाद आप गुलाम की जिंदगी जीते हो अपने काम रिलेटेड, और खुद के बॉडी को सफर कराते रहते हो, स्ट्रेस बढ़ाते रहते हो, लाइफ ये करते रहते हो, तो कोई लॉजिक नहीं है ये चीज में। और ये ओवर द ईयर्स होना चाहिए, ओवर द मंथ्स होना चाहिए, ओवर द डिकेड्स होना चाहिए। जब तक आप ये चीजें कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और मैंने बोला था कि आप चीजें एंजॉय करोगे, आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी तभी। जैसे जो ओल्ड एज लोग हैं, वो अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, उनके साथ दौड़ नहीं पा रहे, बराबर। तो वो मोमेंट नहीं जी पा रहे हैं। फिजिकली तो है वहां पे, बट फिजिकल फिटनेस नहीं होने के कारण वो मेंटल हैप्पीनेस के मोमेंट्स नहीं जी पा रहे हैं। तो आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ फिटनेसली उनके साथ चीजें एंजॉय कर सको, उनके साथ दौड़ सको, तो आप लाइफ जी पाओगे, लाइफ एंजॉय कर पाओगे। वैसे ही आप कोई चीज अगर कर रहे हो, तो आप मेंटल अगर फिट हो, तो वो चीज आप मोमेंट एंजॉय कर पाओगे, ना कि सिंपल झूठी स्माइल देके आप आगे वाले को खुश करने के लिए प्रयास करो। आप खुद के लिए जिए।
आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। जैसे मैंने बोला कि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, तो वो खाने के लिए, वो डाइजेस्ट होने के लिए आपकी इंटेस्टाइन फिट होनी चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आप वो जो चीज आपको पसंद है वो आप खाओगे, उसके बाद आप सफर करोगे क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करते, आपकी एसिडिटी होगी, आपकी इंटेस्टाइन मूवमेंट स्लो होंगी, ये सब चीजें होगी, तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप फिट मेंटली एंड फिजिकली रहोगे तो आप लाइफ में जो चाहते हो वो चीजें एंजॉय कर सकोगे, और मेरा यही फिटनेस का डेफिनेशन है। तो जैसे कि आपने बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, बहुत सारी आपने जानकारी दी ऐसी जो कि पता थी, बहुत लोगों को पता है पर उस पे कभी वो ध्यान नहीं देते। जैसे कि रिलेशनशिप्स वगैरह में भी टाइम इंडल्ज करना, खुद के लिए एक्सरसाइज करना और जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटी करना, सबको पता है पर कोई उस पर उतना ध्यान नहीं देता, या फिर उसको उतना उस लेवल की उसको उस लेवल की इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी वो डिजर्व करता है। सो इसके बाद मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं, लाइक जो ये सब कुछ नहीं करते पर उनकी बॉडी वगैरह एंड मसल मास बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर अच्छा खासा रहता है, कमांडेबल। और इसके अपोजिट भी देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत 4-4 साल से जिम जा रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, पर उनको रिजल्ट बहुत कम, ना के बराबर मिल रहा है या तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये इसका क्या मतलब ये क्यों होता है, और इसको हम क्या किसी तरह से टैकल कर सकते हैं? मैंने ये भी सुना है कि फैमिली में जो अपने जीन्स रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं मसल ग्रोथ और स्टेमिना वगैरह रिलेटेड। तो इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर भी सकते हैं तो क्या ये सेफ है सर्जरीज वगैरह करना, और इसका क्या रोल है? ये इसके बारे में आपसे आपका ओपिनियन लूंगा। ये काफी अच्छा सवाल है। इसमें मैं ज्यादा नहीं वो बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कम कैटेगरी में आता है, जिसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें जेनेटिक इफेक्ट्स काफी अच्छा रहता है। मैं ये कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई रहती है, फैटी कंटेंट काफी हाई रहता है। तो ये चीजें, रादर देन ये एक कर्स है ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या फिर ये एडवांटेज है कि आपको पता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे है, तो इसको आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो कि मुझे ये चीज का रिस्क ज्यादा है। ये रिस्क बताता है, कोई भी जेनेटिक्स 100% एश्योरेंस नहीं देता है कि वो चीज आपके साथ होगी ही। अगर फैमिली में हार्ट अटैक आया है तो आपको रिस्क रहेगा हार्ट अटैक आने का, आएगा ही, एश्योरेंस नहीं है। तो अगर आपको पहले से पता है तो एडवांटेज आपका ये है कि आप वो चीज के बाकी रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हो। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आप जो है वो चीजें कर सकते हो कम। तो डेफिनेटली अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो विदाउट फॉलो करके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता था उससे डेफिनेटली कम ही रहेगा। भले एडिशनल मेडिसिन का सपोर्ट लगेगा आपको जेनेटिक्स रिलेटेड, बट जो डोजिंग रहता है, मैंने देखा है पर्सनली कि जो लोग ये फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, उनको मेडिसिन का डोज काफी कम लगता है। तो अगर आपके जेनेटिक्स या फैमिली रिस्क फैक्टर है तो ये आप कर्स समझ के मत चलिए। उसका एडवांटेज है कि रिस्क, आपको पता है कि आगे जाके चौक में आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो आप हेलमेट पहन के चलिए। ये बोलूंगा मैं, रादर देन कुछ फायदा ही नहीं है मेरा जेनेटिक्स है। तो डेफिनेटली आप रिस्क फैक्टर, आपको पता है कि आपके लाइफ में वो रिस्क ज्यादा है, तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है। इवन मिलिंद सोमन, उन्होंने मुझे पर्सनली खुद बताया, मैंने भी ये सवाल उनसे किया था कि उनके फादर को 3 हार्ट अटैक आ चुके थे, टाइप 1 डायबिटिक उनके ग्रैंड फादर थे, बट उनको आज तक कभी डायबिटीज नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये पता था कि उनके फैमिली में रिस्क होने के बाद भी वो चीजें, उसका एडवांटेज लेके उन्होंने लाइफ में कंसिस्टेंसी रखी, और आज वो एट द एज ऑफ 60 एकदम फिट है विदाउट एनी मेडिकेशंस और सब चीजें। तो यही कहना चाहूंगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले से पता थी पर उस पे कोई ध्यान नहीं देता था, या फिर उसको नज़रअंदाज कर देते थे बहुत लोग, और मैं भी। तो